सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, नवाज शरीफ को अदालत जाना महंगा पड़ गया। अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म जारी कर दिया। सियासत पुकारे सेहत इजाजत ना दे, नवाज शरीफ किसकी सुने। बुजदार सरकार कैसे गुजरे 2 साल, हुकूमत रिपोर्ट पेश करने को तैयार। वफाक का सिंध हुकूमत पर अदम एतमाद, कराची के मसाइल खुद हल करने का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मियां नवाज शरीफ और नून लीग को भी अब पता चल रहा है कि अदालतों में इंसाफ किस तरह होता है और होता हुआ नजर भी आ रहा है। जो बयानिया था मियां नवाज शरीफ साहब का और नून लीग का, वो लेने के देने लगता है पड़ गए हैं कि एक तरफ कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं तो अदालत जा रहा हूं रिलीफ लेने के लिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया है उसने सबको हिला कर रख दिया है। पेश होने का कह दिया मियां नवाज शरीफ को। जो कुछ अदालत में हुआ मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या कुछ कहा गया। नवाज शरीफ को एक मौका फराहम कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है वाज़े तौर पर, आइंदा समात पर नवाज शरीफ को अदालत पेश होना पड़ेगा जो 10 सितंबर को होगी। अदालत ने कहा है अदालत में इतना रश, अगर कोरोना वायरस फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा। अदालती रिमार्क्स, कोरोना की वजह से मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते। वकील नवाज शरीफ, ECL से नाम निकालने से क्या सजा खत्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, अल अजीजिया की सजा मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल की थी अदालत। नवाज शरीफ जमानत पर नहीं। ख्वाजा हारिस, क्या उन्होंने सरेंडर किया है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हुए हैं। वकील ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी की अपील की लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। वकील नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। जस्टिस आमिर फारूक, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई गई थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने यह कहा अदालत के सामने। पंजाब हुकूमत ने जो ऑर्डर पास किया, क्या आपने इसे चैलेंज किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल पूछा। नवाज शरीफ मुल्क में नहीं इसलिए ऑर्डर चैलेंज नहीं किया गया। नवाज शरीफ के वकील ने जवाब यह दिया पंजाब हुकूमत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हुआ, वो फैसला अब हतमी हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक, क्या नवाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया। नहीं, वो इस वक्त अस्पताल में नहीं है, ताहम इनका इलाज चल रहा है। ख्वाजा हारिस का जवाब यह था नवाज शरीफ जैसे ही ठीक होंगे वो वापस आ जाएंगे। फिर ख्वाजा हारिस ने यही कहा नवाज शरीफ मेडिकली फिट नहीं होंगे लेकिन कोई दस्तावेजात तो दिखाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। फिर वकील साहब ने जवाब दिया नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट दफ्तर खारजा से तस्दीक के बाद जमा कराई जाएगी। अदालत को मुतमईन करें कि नवाज शरीफ अदालत से फरार नहीं हुए। यह बहुत बड़ा सवाल था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। अब ये जो कुछ कहा गया है, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं और हम इस हवाले से पहले बात कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ख़ास तौर पे बाबर डोगर साहब ये कहते रहे कि जी वो तो वहाँ पर घूम फिर रहे हैं, एक डील के तहत गए हैं, वो मामला चल रहा है। असद खरल साहब भी ये बात कहते रहे, बल्कि आप तो सवाल उठाते रहे खरल साहब मेडिकल रिपोर्ट्स पर। अब तो अदालत भी लग रहा है कि मुतमईन नहीं है। हमारे साथ है राना सनाउल्लाह साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। जी राना सनाउल्लाह साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ आता हूँ, भी राब्ता शायद नहीं हुआ। असद खरल साहब क्या कहेंगे आप। ये तो बड़े सख्त रिमार्क्स आ गए हैं, अदालत ने वाज़े कर दिया कि सरेंडर करें, और अगर सरेंडर नहीं करते तो जिसने ज़मानत दी थी यानी कि मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के भाई, उनको पकड़ा जाए। देखिए स्टेटस ये है उसामा साहब के नवाज शरीफ साहब जो है एक केस में उनको सज़ा हुआ है और दूसरे में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, और उस हवाले से उस सज़ा की मुअत्तली के ख़िलाफ़ नैब अदालत में गया हुआ है, और एक सज़ा जो सज़ा उनको नवाज शरीफ साहब को उसके ख़िलाफ़ वो गए हुए। मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब को मशरूत एक मेडिकल ग्राउंड पे बैरून मुल्क जाने के लिए एक बेल मिली थी, जो कि 27 फरवरी को हुकूमत पंजाब जो है उनको कहा गया था कि वो उसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक वो मुतमिन रहेंगे। उन्होंने मुस्तरद कर दी। अच्छा। अब मामला ये है कि जी असद साहब माफ़ी चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब से हमारा रब्ता हो गया है। राना साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब तो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट
सजा मुअत्तल कराने के लिए, लेकिन अदालत ने तो उल्टा सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। तो ये लेने के देने नहीं पड़ गए मियां नवाज शरीफ साहब को? नहीं, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आपकी अपील की समाअत होनी है तो उस मौके पे आपको मौजूद तो होना पड़ेगा, या उस वक्त आप बेल पे हो या आप अदालत के सामने मौजूद हो। तो उसमें ये है कि आप अगर वो नेक्स्ट डेट पे जो है वो जो उन्होंने उनकी सेहत के बारे में अदालत ने क्वेरीज की हैं, उसके बाद अगर अदालत है और उनकी हाजिरी के लिए जो है वो अपना प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो उसमें दो ही सूरतें हो सकती हैं, या वो हाजिर आ जाएंगे या फिर अपनी हाजिरी की जो है वो इंजेक्शन के लिए जो है वो बाकायदा अपना केस जो है वो पुट अप करेंगे कि ही इज ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और वो इलाज की वजह से जो है वो कब तक जो है वो आ सकती हैं। उसमें अदालत के पास दो चीज़ें होंगी, या तो वो उनकी अपील की समाअत को जो है वो डिले कर सकती है, या फिर उन्हें थ्रू कौंसल या थ्रू नुमाइंदा जो है अपील की समाअत के लिए जो है राना साहब, अदालत ने नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करने के लिए 9 दिन की मोहलत दी है जी, और अगर वो 9 दिन के अंदर अदालत के सामने पेश नहीं होते तो अदालत उनको मफरूर करार देने के हवाले से भी कार्रवाई कर सकती है। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, वो तो प्रोसीजर होगा ना पूरा, पहले समन करेंगे, फिर वारंट इशू करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो एक पूरा प्रोसीजर है सीआरपीसी का, वो तो फिर पूरा प्रोसीजर साहब वो तो जो प्रोसीजर है वो तो ठीक है, लेकिन जो शहबाज गिल जो वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब के नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है वो झूठी है, वो चंद दिन के लिए बीमार होंगे और ये जो बीमारी है ये भी ज़रूरतन होती है, और जब ज़रूरत पड़ती है उसको बीमार पड़ जाते हैं, जब ज़रूरत गुजर जाती है तो वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो सर ये जो इस तरह के इल्ज़ामात है, इस तरह का किस तरह से दिफा करेंगे? क्योंकि वो कई दफ़ा लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि वो मरने वाले हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो लंदन की गलियों में सैरे कर रहे हैं। देखिए, वो तो उनका एक यानी सियासी बयानिया है, वरना अगर मियाँ साहब को बैरून मुल्क ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी तो फिर गवर्नमेंट इजाज़त ना देती। ये इजाज़त तो गवर्नमेंट ने दी है ना, भेजा उनको गवर्नमेंट ने है, वो खुद से कोई जो है वो एस्केप करके तो नहीं गए, गवर्नमेंट की इजाज़त से गए हैं, कोर्ट की इजाज़त से गए। ये एक उनका सियासी बयानिया है, वो इस तरह के झूठ और इस तरह के हो जाते हैं, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन उस बात को बदल के और राना साहब, करना शुरू कर देते हैं। ये एक और बड़ी मुश्किल है नून लीग के लिए कि गारंटी की बात की गई है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो उनके लिए जिसने गारंटी दी थी यानी मियां शहबाज शरीफ साहब, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का अदालत ने कह दिया है। तो क्या फिर भी नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे? जब उनके भाई इतनी मुश्किल में होंगे, उनके खिलाफ अदालत कार्रवाई कर सकती है? नहीं, वो जो गारंटी मियां शहबाज शरीफ साहब ने दी है वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा हुआ है। उस गारंटी में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब मियाँ साहब के डॉक्टर जो हैं वो उनको ट्रैवल बैक करने की इजाज़त दें, उन्हें सेहतमंद करार दी, तो फिर उसके बाद मैं उनको की वापसी के लिए उनको फैसिलिटेट करूँगा। तो अगर वो ये दोनों शराइत पूरी नहीं होती तो वो गारंटी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। राना साहब देखिए, बिल्कुल आपसे तो हम नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ ले रहे हैं सारी कार्रवाई पर, लेकिन बाबर डोगर साहब, राना साहब हमारे साथ हैं। ये जो विफाकी हुकूमत से सवाल हुआ है कि जनाब आपने क्या किया, अदालत पूछ रही है कि आप भी कोई रिकॉर्ड पर लाएं, कोई देखा आपने कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है,
कोई वहाँ पर हाई कमीशन की तरफ से कोई मामला हुआ है ऐसा, जबकि मैं अदालत में मौजूद था जब ये फैसला हो रहा था। अदालत की तरफ से वकील साहब ने, ख्वाजा हारिस भी थे उस वक्त और रमजत परवेज़, उन्होंने कहा कि अशतर औसाफ रमजत परवेज़ थे गालिबन उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अगर कोई जाना चाहते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से जाकर देख ले। वो कुछ भी नहीं हुआ, वफाकी हुकूमत ऐसा लग रहा है पार्टी ही नहीं है। उसमें ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर जो कॉन्सुलेट है वो नवाज शरीफ के साथ और उस हॉस्पिटल के साथ वो एक लाइजन रखें ताकि वो अपडेटेड रिपोर्ट्स लेते रहें और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो वहाँ से अटैच होके आएंगी। अच्छा, वो भी कोई काम नहीं हुआ। समझ, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जी वो है शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब की बीमारी जो है झूठी है और ज़रूरतन है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो बीमार पड़ जाते हैं। शहबाज गिल साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि वो डॉक्टर्स, वो मिनिस्टर, मैं उस हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर इजाज़ महमूद साहब हैं, जो सिम्स के हेड हैं, उनके खिलाफ अगर आप ये कह रहे हैं कि जी उनकी बीमारी झूठी है और ज़रूरतन है, तो इसका मतलब ये है कि फिर उस सारी साजिश में डॉक्टर इयाज महमूद भी शामिल थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उसमें फैसिलिटेटर हो जाएंगे ये तो वो फैसिलिटेटर थे। यानी अगर ठीक है, मैं शहबाज गिल की बात को सही मान रहा हूँ, सच मान रहा हूँ, तो फिर वो शामिल थे, तो फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? मगर उनको जो डॉक्टर आके कोर्ट के सामने ये कह रहा है कि अगर इसको बाहर ना भेजा गया तो ये इसका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं, ये मर जाएगा। जो बंदा इंटीरियर मिनिस्ट्री की मीटिंग में जाकर जो कि जिसको लॉ मिनिस्टर जो है वो हेड कर रहे हैं, जो ECL से निकालने के लिए, मियाँ साहब का नाम निकालने के लिए की गई थी, वहाँ जाकर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर इस बंदे को बाहर ना भेजा गया तो ये मर जाएगा, तो उसके खिलाफ भी तो फिर कोई एक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ बीमार है या नहीं है, उसकी बीमारी, उसकी कंडीशन क्या है, ये तो हमें बता रहा है डॉक्टर इयाज महमूद, जो रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये तो बता रही हैं हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो रोजाना की बुनियाद पर उनकी सेहत के हवाले से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस पर भी गवर्नमेंट खामोश है। या तो उनको पकड़े और सच का सच और मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, उनको वो बताएं कि जनाब वो मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ से आई, जो सिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट्स बनती रही हैं। उसामा साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा तो पहला सवाल ही ये है कि जब आप ये कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं वो मुझे तो पता ही नहीं चला, ये हमें फ्रॉड करके चले गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये धोखा दे के चले गए, तो शहबाज गिल साहब कहते हैं उनकी बीमारी झूठी है, तो सरकार वो तमाम सरकारी बंदे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, इसकी वजाहत होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, अब लाहौर का वाकया हुआ, उसके बाद अब इस्लामाबाद में फिर मरियम साहिबा जो है वो कारकुनों के साथ अदालत पहुंची हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, PTI से उनका तल्लक है, वो भी नैब में पेशी पे गए, लेकिन उनके साथ तो कोई कारकुन नहीं थे, वो अकेले गए और बड़े आराम से गए, वहाँ पे अपने सवालों के जवाब दिए हैं। क्या वो अकेले नहीं जा सकती, या ये तरीका का इस तरह है कि जब भी आप अदालत या किसी के इदारे में जाना है वो लाव लश्कर लेके ही जाना है? देखिए, एक आदमी पेश होता है ड्रामा करने के लिए, एक ड्रामा साबित करने के लिए, एक नाजायज और विक्टिमाइजेशन का अमल जो है, जो एक इंतकामी कार्रवाई है, उसको बैलेंस करने के लिए। और एक आदमी जब पेश होता है तो वो एक इंतकाम है, जुल्म है, जबर है, ज्यादती है। तो दोनों मौकों के ऊपर जो है वो एक तरह के और ख्यालात तो नहीं होंगे। जो जुल्म है, जो जबर है, उसके खिलाफ लाजी बात है उस आदमी के साथ उसके जो भी हम दर्द होंगे, वो उसके पार्टी के वर्कर्स हों या उसके वैसे कुछ दोस्त हों, उसके वैसे मिलने वाले हों, सिविल सोसाइटी के बाज़मीर लोग हों, वो राजनीति के लिए जरूर उनके साथ आएंगे। अच्छा राना साहब, मरियम नवाज जो है उनकी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा जी कि ये CPAC के जो मौजूद हैं, बानी हैं, वो नवाज शरीफ हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जनाब CPAC जो है उसका सेहरा जो है वो आसिफ अली सरदारी के तरफ जाता है, क्योंकि उनके दौर में ये स्टार्ट हुआ। आज शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि जनाब ये ना तो नवाज शरीफ बानी है, ना पे पार्टी बानी है, ये तो एक स्टेट का एग्रीमेंट होता है दूसरी स्टेट के साथ, और वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो चलते हैं, हुकूमतें जो है ये इनके सर पे कोई सेहरा नहीं है। देखें, बात ये है कि वैसे तो ये चीजें जो है ना, ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है और दुनिया पूरी जो है वो देख रही होती है
वो ठीक है, लोग अपनी जो है वो ख्वाहिश और अपने यानी अनाद और अपनी जो है वो बुग़्ज़ की वजह से जो है वो लोगों को घुमाते रहते हैं। सारी दुनिया को पता है कि एटमी प्रोग्राम किसने शुरू किया और कब शुरू किया। सारी दुनिया को पता है कि वो किस दिन बना और उस दिन इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन था और ये फैसला किसने किया था। इसी तरह से सारी दुनिया को ये मालूम है कि सी पैक का मुआहदा कब चाइना के सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए और कब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे वो चाइना गए और कब सी पैक का अहदा जो है जो मुआहदा है उसके ऊपर सिग्नेचर। तो ये तो कोई जितना मर्जी अपने बुग़्ज़ को सामने रख के जो है वो अपने अनाज की बुनियाद पे अपने इंतकाम और कहानियाँ पढ़ता रहे। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये तो अनमिट चीज़ें, इनसे आप किसी को जो है वो अभान में नहीं डाल सकते। राना साहब, एक बड़ा अहम बयान आया है शाहिद खान अब्बासी साहब का, बल्कि बयान से ज़्यादा ये मुतालबा है। वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर तफरीक फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, किनका नाम नहीं ले रहे वो? ये तफरीक किसने फैलाई है पार्टी में? पार्टी के अंदर तफरीक है ही कोई नहीं, फैलाएगा कौन? अच्छा, लेकिन वो शाहिद खान अब्बासी साहब तो वाज़े कह रहे हैं कि तफरीक, आप कह रहे हैं नहीं, वो तो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये फरमाइएगा कि बड़ी मुद्दत हो चुकी है, एपीसी का हम सुन रहे हैं, अब हो रही है जी, अब हो रही है, अब होने वाली है। तो ये क्या वजह है कि हो नहीं पा रही? कहीं कोई रुकावट है, मफादात की आपस में, मुकदमात का मामला है, क्या है? नहीं, कोई इसमें ना इसमें कोई डिले है ना इसमें कोई रुकावट है। वो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह क्लैरिटी है कि एपीसी की मीटिंग जो है वो होगी और उसमें जो एपीसी की मीटिंग की जो चीज़ें हैं जिनका डिसीजन होना है उसके ऊपर जो है वो बात हो रही है और उसके मुताबिक जो है वो बातें जो है वो जब तय हो जाएंगी तो उसके मुताबिक जो है वो एपीसी की मीटिंग, सरबराही मीटिंग जो है ना वो उसने तो रिलीज करना है ना या उनको पब्लिक करना है, तो वो सारा अमल जो है वो जारी है और जैसे ही वो मुकम्मल होगा तो उसकी डेट में। राना साहब, कानून साजी की बात होती है तो वोट हुकूमत को दिए जाते हैं। मामला अब एपीसी का आता है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब तो बरमला इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने अपने बदएतमादी का इजहार कर दिया नून लीग और पीपल्स पार्टी पर, तो अब उनके तहफ़्ज़ात को किस तरह दूर किया जाएगा? मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि गवर्नमेंट से किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो अफ़वाम तक़ीम या तआवुन जो है वो नहीं होना चाहिए। ये फैक्टर्स के जो बिल्स हैं क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का या स्टेट का मसला जिसको आप कहते हैं रियासत का मसला था, तो इस पर जो तआवुन किया है PMLN और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब की उसके अंतर्गत सिंध में लोकल गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा कर लिया है, अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने हैं। मुझे ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने नाम जो है वो तजवीज़ कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अपने नाम तजवीज़ कर रही है, तो किस गवर्नमेंट का ये इस्तेकाक है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए? अगर सिंध गवर्नमेंट का है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट किस चक्कर में नाम तजवीज़ कर रही है? नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इसका बिल्कुल नाजायज़, गैर कानूनी, गैर आईनी मुतालबा है और ये कराची के मिसाइल को बढ़ाने के लिए, कराची को ख़राब करने के लिए जो सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे अगर कोई बेहतरी करनी चाहती है तो ये अपने वज़रा की फौज जफर मौजूद के ऊपर छोड़ देते हैं और वो वहाँ पे जाके जिस किस्म का वहाँ पे जाके वो जो है वो करते हैं, तो ये साफ नजर आ रहा है कि बाकी हुकूमत जो है वो कराची के मिसाइल को, कराची को खराब करना चाहती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना जो है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है। राना साहब, आप अभी विफाकी हुकूमत का कह रहे हैं, तो विफाक में तो नून लीग की भी हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी सिंध में 13 साल से है, तो ये मसाइल हल क्यों नहीं हुए कराची के? फिर देखिए जी, कराची के मिसाइल जो है वो ना तो पीपल्स पार्टी के पैदा करता है, ना वो PMLN के पैदा करता है, ना वो PTI के पैदा करता है।
वो जज्बे पैदा करता है। वो आज पीटीआई के साथ बैठे हैं, वो कभी हमारे साथ भी बैठे थे, कभी वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे थे। जब कराची जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में गया है एमक्यूएम के या एक आदमी के जिसका नाम अल्ताफ हुसैन है, उस दिन से जो है वो कराची ले लें आप। उस दिन के बाद कराची पहले बताखोरी की तरफ गई है, फिर जो है वो गोली की तरफ गई है, फिर दहशतगर्दी की तरफ गई है, उसमें साथ फिर और भी चीजें शामिल होती रही हैं। और कराची ने बार बार उस एक आदमी को जो है वो मैंडेट दिया है और तकरीबन 15-20 साल उनका बिला शिरकत गैरे जो है वो कब्जा रहा है कराची के ऊपर। और ये सारे मिसाइल जो है ये उसी वक्त के उसी दौरान राणा साहब कराची डूबा हुआ है, सब पार्टियां बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो मसला हल कौन करेगा? देखें, जहाँ तक मिल बैठने का तल्लक है तो मेरा तो ये ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ऑलरेडी रेंजेस के हवाले है। तो बाकी जो डेवलपमेंट है उसका हल इसी में है कि मिल बैठे सारे, और पाकिस्तान में तमाम सियासी कुव्वतें जो है वो मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में मिल बैठने को तैयार हैं। उसमें सिर्फ एक बंदा राणा साहब, कराची में पीटीआई जो है कराची के हवाले से वो पे पार्टी पे ट्रस्ट नहीं कर रही, एमक्यूएम जो है उस पर पे पार्टी ट्रस्ट नहीं कर रही, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठने को तैयार नहीं है। पहले कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ, फौज के हवाले कर दिया गया, फौज ने लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल कर दिया। मुझे एक बात बताएं, अगर ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कराची के लिए, कराची की बेहतरी के लिए आपस में बैठने को तैयार ही नहीं है, तो फिर इस इशू को भी जो है वो आप फौज के हवाले कर दें, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी मिलके बैठे, या फिर फौज को बुला लें, वो ये मसला हल कर दे। कोई एक तो इसका हल ढूंढे। देखिए, मिल के बैठने में एक ही रुकावट है और वो है इमरान खान साहब। जब तक ये किसी साइड पे नहीं होते उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई मिलकर नहीं बैठ सकता। अच्छा, आपकी बातों से लगता है राणा साहब कि इमरान खान ही हर चीज़ में रुकावट है। वो कैसे रुकावट है इन मामला में? नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग गुड जेस्चर जो है वो शुरू में गया था। पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसने मौलाना फजल रहमान साहब की इस तजवीज़ को कि पार्लियामेंट जो है ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है, और ये हुकूमत भी सिलेक्टेड बनने जा रही है, लिहाजा पार्लियामेंट का हिस्सा ना बना जाए। तो इस तजवीज़ के ऊपर अमल अगर नहीं हुआ था तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह। ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी का इतना कसूर नहीं है, चाहे कराची के मामला हो चाहे एपीसी का हो। लेकिन असद खरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ऐसा लगता नहीं, ये राणा साहब की ओपिनियन है। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा असद खरल साहब, एक चीज़ के जो लोग अदालती मामलात को समझते हैं, मैं तो आपसे बेहतर नहीं देखा, लेकिन सहाफ़ियों में कम अज़ कम ये बताएं कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब का पेश ना होना, अदालती कार्रवाई इस हवाले से जिस तरह हुई है, उसमें एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल कह रही नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर हैं। जब पूछा गया जी मफरूर है, ये कह रहे जानबूझकर मफरूर है, तो फिर इन्होंने किया क्या है अब तक? हुकूमत देखिए, मामला यही है कि अगर वो मफरूर हैं तो इनको अदालत में जाके बताना चाहिए, इनको उनकी वापस और मुजरम के पाकिस्तान लाने के लिए बरतानिया उसमें रिलक्टेंस नहीं शो करेगा। और ये एक प्रोसीजर है कि जब तक मुलजम जो है वो अपने रिलीफ लेने के लिए कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर नहीं करता, उसको रिलीफ नहीं मिल सकता। ये एक यूनिवर्सल एक लॉ है। इसमें ब्रेक का वक्त है, हर केस में यही प्रेसिडेंट अप्लाई होता है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, दिखाएंगे, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स के साथ बाबर डोगर के पास, कि किस तरह डीजी माइंस करप्शन कर रहा है और किस तरह वो मुजरिम है लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं हटा रहा। ब्रेक के बाद अब पता चला। बुज़दार सरकार, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने 2 साल की कारकर्दगी पेश करने का ऐलान कर दिया है। 2 सितंबर को वज़ीर ख़जाना रिपोर्ट पेश करेंगे और क्या कुछ किया गया है 2 साल में,
उसके बारे में बताया जाएगा। बहरहाल वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि जी हमने सूबे की बेहतरी के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में रिकॉर्ड पॉलिसियाँ, रिकॉर्ड कवानीन पास कराए हैं। असद खरल साहब, आप मुतमईन होंगे 2 साल की कारकर्दगी से? मेरा ख्याल कल वो जो बताएंगे 2 सितंबर को हाशिम जवाब वक्त जो पेश करेंगे 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट महकमों की, तो उसमें पता चल जाएगा। हमें तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि वो खामोशी से छुपे रुस्तम है, वो काम करते। अभी तक आवाम को पंजाब के अंदर कोई रिलीफ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिससे कोई दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई हो, या ऐसा कोई मामला नज़र आ गया हो। लाहौर के अंदर आपको तरक्की होती नज़र आई हो, या इवन के साउथ पंजाब में अरबों रुपए तो लग रहे हैं उनके अपने ख़ास तौर पर डीजी खान की बात की जाए, वज़ीर आज़म का जो शहर है मियाँ वाली उसकी बात की जाए, तो वहाँ पर भी अरबों रुपए के फ़ंड आलमोस्ट पूरे आधे पंजाब से ज़्यादा चले गए। लेकिन अभी तक वहाँ पर भी हमें खुशहाली और तरक्की जो है 2 साल गुजरने के बावजूद वो नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं कल वो क्या पटारी से कुछ चीज़ें निकालते हैं जो कि अभी तक छुपी हुई थी, और कल पता चलेगा आवाम को क्या क्या इकदाम किए हैं। इस पे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, कल आपको लगता है कि कल ही? अभी तक आपको वैसे पता नहीं है, ये वो जब बताएंगे तभी पता चलेगा। से पता कर लें। अच्छा, डोगर साहब, बाबर डोगर साहब के पास तो एक और ही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, किस तरह की करप्शन की कहानी है। लेकिन बाबर साहब उससे पहले ये सुन लें, दिल पर हाथ रख के ज़रा सुन लें, क्योंकि उसके बाद बाबर डोगर साहब ने जो आपको बताना है वो फिर आपके लिए आसान नहीं होगा सुनना। इसलिए मैं पहले ही बोल दूं कि वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी मेरिट और शफाफियत है, हर महकमे की ओवरऑलिंग की जा रही है। तो बाबर साहब, ऐसा हो रहा है या नहीं? उसामा साहब, सबसे पहले आप देखिए किसी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट करते हैं उसके अफसरान से, अफसरान कैसे लगाए हुए हैं। डीजी औकाफ के बारे में तो हमने यहाँ पे बता दिया था कि उसके अपने मिनिस्टर ने उसके खिलाफ एक लेटर लिखा हुआ है और वो लेटर पे कोई वज़ीर हाउस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम आपको बताते हैं डीजी मादनियात जनाब मोहम्मद जफ़र जावेद साहब हैं, उनके खिलाफ उनके सेक्रेटरी ने को कंप्लेंट्स आई कि उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन में वो इन्वॉल्व हैं, करोड़ों रुपए की करप्शन में वो इन्वॉल्व हैं। उस पर सेक्रेटरी मादनियात जो है उन्होंने एक बोर्ड बना दिया कि जनाब इसकी इंक्वायरी करें, एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में जनाब उन्होंने जो बंदे डाले वो उनके अपने बंदे थे। उसमें एक इश्तियाक हुसैन थे, ये डायरेक्टर रिसोर्स मैपिंग डिवीज़न है, और हदायतुल्लाह नियाज़ साहब थे, ये डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स ऑफिस लाहौर है। इन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी की बुनियाद पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई करप्शन की, डीजी माइंस के खिलाफ। और ये जो FIR दर्ज हुई ये 4/9/2019 की है, 4/9/2019 की है उसामा साहब, 1 साल पुरानी, आज ठीक है 1 साल पुरानी। और मजे की बात ये है कि इसके बावजूद वो अभी भी डीजी हैं। 1 साल से FIR भी कटी पड़ी है उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के सेक्रेटरी ने FIR कटवाई हुई है, वो आज भी डीजी हैं। जब उन पे इल्जामात इन्फ्लुएंस करेगा, उन पे इल्जामात क्या है, वो जो इंक्वायरी कमेटी ने जो इल्जामात जो लगाए और जिसकी बुनियाद पर जो FIR कटी, ये FIR की कॉपी मेरे पास है, ये आपके सामने है। इसमें जनाब बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब डीजी साहब ने इलीगली गैर कानूनी तौर पर दरिया सिंध में अटक के मुकाम पर एक नया जोन बनाया जो कि रूल्स को बाईपास करके बनाया गया। वो नहीं बना सकते थे रेत और बजरी निकालने के लिए। उसके बाद रेत और बजरी बनाने के लिए जो जोन बनता है उसकी जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है उसकी जो प्राइस है वो है 30,33,70,000 रुपया। इन्होंने इलीगली गैर कानूनी तौर पर मिली भगत के साथ 10 करोड़ रुपए में रेत और बजरी का ठेका एक कंपनी को दे दिया। 35 करोड़ का ठेका, 30 करोड़ का ठेका 10 करोड़ में दे दिया, एक कंपनी को दे दिया। पहले तो जोन गलत बनाया, फिर 20 करोड़ का उसमें चूना लगा दिया, जोन बनाया गैर कानूनी तौर पर बना दिया गया और वहां पर एक मनपसंद कंपनी को बाय डिजाइन, क्योंकि 20 करोड़ का अपनी जेब में डालने के लिए और कंपनी को 20 करोड़ का फायदा देने के लिए बनाया, फिर और 30 करोड़ खजाने को 10 करोड़ में 20 करोड़ तो यही पर खा लिया। यहाँ पर ही करोड़ों रुपए का तो लॉस यहीं पे गवर्नमेंट को हो गया। अब आगे भी कहानी है, 20 करोड़ के अलावा भी है कुछ आगे। सर इससे आगे सुन लें, आगे ये है कि वो जो जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया वो ठेका था रेत और बजरी निकालने का। ठीक, वो कंपनी जो है वो वहां से सोना निकाल रही है। ना करें ये कमेटी की रेत और बजरी FIR में दर्ज है, उस समझा FIR में दर्ज है कि उन्होंने वहां पर जो अपना वहां पर सोना निकाल रही है, वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ अपने वो लगाए हुए हैं जिसके जरिए से दरिया सिंध से सोना निकाला जा रहा है और रोज का 5 किलो सोना निकाला जा रहा है वहां से।
और आप सोच रहे हैं कि 5 किलो रोज का, और ये अब तक कितना निकाल बाबर साहब, ये तो अगर सोने का किसी को ठेका देना वो तो अरबों रुपए में जाएगा कम से कम। यानी ये रेत और बजरी का अगर 30 करोड़ का है, बजरी और का 10 करोड़ दे रहा है, तो 10 करोड़ कितनी कमाई होगी रेत और बजरी में। और अगर वहां से वो सोना भी निकाल रहा है तो ये तो सोना निकालने का रुपया ठेका नहीं है, और वो अपने सारे वहां पर जो वो मशीनरी लगाई हुई है वो वहां पर सोना निकाल रहा है। अब वहां की यूनियन काउंसिल जो है उन्होंने जनाब कंप्लेंट की, मुझे कंप्लेंट्स आई, कंप्लेंट की बुनियाद पर जो सेक्रेटरी माइन थे उन्होंने इसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की, इंक्वायरी रिपोर्ट आई, इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। जो DG है जफर जावेद, मोहम्मद जफर जावेद, DG मादनियात। अब जो FIR दर्ज हुई है उसको अब 1 साल हो गया है, और कोई माइका लाल उनको वहां से हटा नहीं सका। ये कि उनके खिलाफ करप्शन की FIR भी दर्ज है और वो अपनी सीट पर भी बैठे हुए हैं। आप सोचे कि ये है बुजदार सरकार के एक DG जो औकाफ है, उनके मिनिस्टर ने करप्शन के लिए उनको लिखा हुआ कि ये सरगना है, ये माफिया है, माफिया है, ये करप्ट है, ये 2 नंबर है, लेकिन वो अभी तक वहां पर बैठा हुआ है। दूसरा DG मादनियात है मोहम्मद जफर जावेद, उसके बारे में उसका सेक्रेटरी लिख रहा है कि जनाब ये करप्ट है, उसके खिलाफ सेक्रेटरी FIR दर्ज करवा रहा है, और आज भी वो अपनी सीट पे विराजमान है। ये कहां से ओवरऑलिंग हो रही है? जितना करप्ट उतना ताकतवर, उतना ताकतवर। इसका मतलब है कि अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए या उसने गलत ठेका दे दिया है, मतलब था रेत बजरी का और सोने का कर दिया है, वो DG माइंस है, तो उसको अब FIR। सर मुझे बताएं असद खरल साहब कि किस तरह इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी हो सकती है? एक बंदा उस महकमे में बैठा हुआ है, तफ्तीश क्या खाक करनी है पुलिस ने? अब तरीके इंसाफ का फायदा क्या है? पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब सारे मिले हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 2 DGs बैठे हुए पंजाब के अंदर जो तोहफे हैं, ये DG महकमा औकाफ और DG जो माइंस है, मदनियात हैं। अब एक DG जो है उसके खिलाफ मिनिस्टर लिख रहा है चार्जशीट, और दूसरे खिलाफ सेक्रेटरी जो है बकायदा इंक्वायरी करा के, और उस इंक्वायरी की बुनियाद पर एक FIR दर्ज होती है। और ये स्फिट केस है नैब के हवाले से भी और एंटी करप्शन के हवाले से भी। अब देखना यह है कि चेयरमैन नैब जो प्रोग्राम यकीनन देखते हैं और नहीं भी तो उनको बताया जाता है, और DG नैब लाहौर, बल्कि ये DG नैब मुल्तान के अंदर भी आता है, वो भी ले सकते हैं। तो DG एंटी करप्शन या DG नैब, ये इन 2 केसेस के हवाले से, जो एक महकमा औकाफ का है DG का, और दूसरा ये जो मदनियात के DG हैं, यानी एक FIR है, कोई एक चार्जशीट हो, एक इंक्वायरी हमारे पास सबूत लेकर आए। नैब का मसला ये है उनके पास शायद अफरादी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ। जब महकमा ना इंक्वायरी एक बड़ी सख्त चीज होती है और बड़ी उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी एक होती है उसमें, क्योंकि महकमाना इंक्वायरी में तमाम उसको राइट्स दिए जाते हैं, उसकी बात सुनी जाती है, उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसके बाद FIR बनी, तो उसके बावजूद 20 करोड़ का तो वो चूना लग गया, इलीगल एक जोन बनाया, और फिर जिस तरह सोने का ठेके नहीं वो भी निकल रहा है। तो आप उस हिसाब से 1 साल में कितना सोना निकला, और उसके ऊपर एक्शन क्या हुआ दिखा रहे हैं, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, द जॉइंट इंक्वायरी टीम रिकमेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अगेंस्ट द फॉलोइंग। पहला है मोहम्मद जफर जावेद DG माइंस एंड मिनरल, उसके बाद राशिद लतीफ़ है डिप्टी डायरेक्टर, रफ़ीउल्लाह खान मैनेजर माइंस एंड मिनरल, और रिजवान साकिब और बाकी लोग। पहला नाम है DG साहब का मोहम्मद जफर जावेद। आप अंदाज़ा लगाएं 30 करोड़ का ठेका 10 करोड़ रुपए में, और जहाँ पे ठेका था बजरी और रेत का और वहाँ से सोना के साथ निकाल रहे हैं। मौजे नहीं है और पता नहीं कल साहब उसमें तो अभी ये भी देखने वाली बात है कि वो पता नहीं कितनी बजरी और कितना रेत ले गए, पता नहीं कितना उठाने का ठेका होना, कितना वो निकाल के ले गए हैं। बिल्कुल अंधेर नगरी और चौपड़ राज वाला जोन भी गलत सर, ये तो प्रूव होगा, इंक्वायरी कमेटी कह रही है ये तो सर बिल्कुल उस तरह। मुझे फिर DG औकाफ की बात याद आती है, जब वो नाले पाक चोरी हुए तो उसमें भी इसी तरह शहबाज शरीफ इंक्वायरी बिठाई, उसमें कहा गया इसको हटाया जाए DG औकाफ ताहिर रजा को, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मौजूदा हुकूमत को ऐसे लोग क्यों पसंद आते हैं कि जिनके FIR हैं, जिनके इंक्वायरी हैं, जिनका मशकूक तरीन है, जिनका करैक्टर। खरल साहब मुझे ऐसी समझाएं, जब इमरान खान कहते हैं कि हमने ऊपर से करप्शन खत्म कर दी, एहतसाब जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, तो जो करप्ट तरीन लोग हैं आपको सिर्फ वही मिलते हैं अहम तरीन पोस्ट पे, यानी जहां खांचे हैं वहां पर जाकर इनको लगाना है। किसको नहीं पता कि ये माइंस का कितना बड़ा काम है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के कुदरती वसाइल हैं, ये हमारी धरती माँ है, ये वसाइल यहाँ के गरीबों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। ये इससे लोग कितने अमीर हो गए, छोटे छोटे मुल्क हैं, छोटे मतलब हमारे एक शहर जितने मुल्क हैं, और वो अपने कुदरती वसाइल की वजह से अमीर तरीन मुल्क हो गए। ये हमारे यहाँ इस तरह के डाकू बैठे हुए हैं, यानी औकाफ में भी आपने को चुके पता है कि वहां पर भी जमीनें कब्जे, और यहाँ माइंस में भी। तो ये ऐसे लोग यहाँ पर क्यों लगते हैं और फिर हिलते नहीं 14-14 साल? इसलिए लगते हैं अ मैन इज नॉन
बाय द कंपनी ही कीप्स। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब को असासों के हवाले से, उनके अपने और अजीज़ों कारब के और फ्रंट मैनों के हवाले से नैब ने एक सवालनामा दिया है, उसका अभी तक वो जवाब नहीं दे सके। तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला जो है उसके बारे में नैब एक सवाल उठाता है और उसको बताता है कि जनाब जब से आपने ये पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है उससे पहले और उसके बाद के आपके असासे कितने हैं, आपके ख़ानदान के कितने असासे हैं, और बहुत सारे उसके जो फ्रंट मैन हैं उनके हवाले से तो जारी बात है उनसे तो नैब अलग-अलग पूछेगा। इमरान खान कहते तो मामला यह है कि सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब जो है वो अभी तक अपने एहसासों की पता नहीं कितनी लंबी अगर बुज़दार साहब करप्ट नहीं है वो अपने एहसासों का हिसाब नहीं दे सके, अपनी अहम तरीन टीम में करप्ट लोग क्यों हैं? सवाल फिर ये बनता है अगर वो खुद करप्ट नहीं इमरान खान से कहते हैं वो करप्ट नहीं है, तो जो सवाल बाबर डोगर साहब ने उठाए, असद करल साहब ने उठाए हैं, फिर इनका भी जवाब आना चाहिए या इमरान खान साहब खुद देखना चाहिए। मंगवा लें इन दोनों डीजीज का रिकॉर्ड ज़रा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे बदएतिमादी की इंतहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं सिंध हुकूमत कुछ नहीं करेगी, जो करना है मैंने खुद ही करना है। क्या इस तरह मामला हल होंगे? ब्रेक के बाद। अब पता चला बयानात से लगता है कि कराची वालों की सुनी गई है, क्योंकि इमरान खान साहब कराची दौरे पर आ रहे हैं और जुम्मे को कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। असद उमर साहब वजीर हैं प्लानिंग के, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने कराची से मुतल्लिक मंसूबों की मंजूरी भी दे दी है। तो ये बयानात तो बड़े खुशाइंद हैं, लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स देखें तो वो तो लग रहे हैं कि हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं नजर आती। तो असद खरल साहब किसकी हम सुने फिर? इमरान खान साहब के ऐलानात, असद उमर साहब के बयानात, या चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स? देखिए, चीफ जस्टिस साहब कराची के इश्यूज़ के ऊपर आज से नहीं वो बात कर रहे। वो चीफ जस्टिस बनने से पहले भी जब भी वो कराची रजिस्ट्री में जाते थे हमेशा वो कराची के मसाइल के ऊपर प्रॉपर जो उनको अदराक भी है और उसके ऊपर मुतद्दद उन्होंने एक्शन लिए। जिस तरह सर्कुलर रेलवे का था, तजावज़ात के हवाले से थी, नालों के हवाले से थी, कराची के अंदर जो कचरा था, जो लैंड ग्रैबिंग थी, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी सो मोटो लिए हुए। सर ऐसा मामला ये कह रहा है, इतनी बड़ी सीट पर बैठा जो काबिल भी है, वो कह रहा है कि हुकूमत में मुल्क चलाने की ना सलाहियत है ना काबिलियत। अच्छा, अब मामला ये है कि अब हुकूमत उसमें किसको हुकूमत कहें? सिंध हुकूमत को बात करें, वफाकी हुकूमत को कहें, मकामी हुकूमत को करें। अब असद उमर साहब एक तरफ कह रहे हैं जी मंजूरी दे दी है और जुमे के रोज़ वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कराची का दौरा करेंगे और उन्होंने कहा कि हमने जो मुसवदा है जो मनसूबे का वो सिंध हुकूमत से शेयर कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो मुतफिका तौर पर आइंदा चंद रोज़ में मुतफिका फैसला कर लेंगे ताकि काम शुरू हो जाए। अब मामला ये है कि उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत से मनसूबे और एरियाज़ पर बात कर ली थी जिनमें पानी की सप्लाई, सफाई, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और सड़कों के मामलात हैं। अब इसके अंदर स्कीमों पर बात होगी। हमारी तजवीज़ है कौन सी लीड वफाक के पास और कौन सी सिंध हुकूमत के पास। सिंध हुकूमत के साथ फंडिंग और काम का भी मैकेनिज्म बनाया जाएगा। हमने पूरा मुसवदा सिंध हुकूमत को भेज दिया है। अब मामला ये है कि ये फिर यहाँ पे पड़ जाना मैच। सिंध हुकूमत ने कहा कि पैसा लाओ, माल ले आओ, फाकी हुकूमत कहती जी हम आपको पैसा नहीं देंगे, वो कहते जी आप मनसूबा करके दिखाएं। यहाँ पे फिर मामला फंस जाना है कि जब तक अगर आपने पैसा देना है, फाकी हुकूमत ने पैसा देना है अगर, तो सिंध हुकूमत के उन मनसूबों के हवाले से आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर दें। आप कमेटियों के अंदर अपने मुजरा को रखें, आप गवर्नर को डाल दें, और ज्यादा अगर आपको मसला है तो आप नैब के जो रिस्पेक्टिव जो उनका A&P बकायदा एक विंग है जो इंश्योर करता है किसी भी प्रोक्योरमेंट के अंदर, किसी भी टेंडर के अंदर, और उसका काम है, ड्यूटी बाउंड है नैब कि 5 करोड़ से ऊपर कोई भी मनसूबा हो तो उसके अंदर वो एक सर्टिफिकेशन करता है कि वाकई इस मनसूबे के अंदर जो बिडिंग प्रोसेस है, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, वो इसके अंदर बाकायदा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर है। तो अगर आप करना चाहती है गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत करना चाहती है तो फिर तो हो जाएगा। अगर वफाकी हुकूमत ये कहे कि जनाब मनसूबे हम बनाएंगे और फंड हम नहीं देंगे सिंध हुकूमत को, तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, फिर ज़बानी जमा खर्च होगा और ये बयानबाजी होगी, कराची के अवाम का कोई भला नहीं होगा। और अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को फिर इसमें इंटरवीन करना पड़ना है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होगी कराची के अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। अच्छा बाबर डोगर साहब,
ये तो कोई यानी ये भी तो फेलियर है कि आपको ऐसा मुल्क में मैकेनिज्म ही नहीं बन सकता कि अगर आप सिंध हुकूमत को दे देते हैं और उसके बाद आप चेक नहीं रख सकते, कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है। अगर इतनी बेतमादी है आपको कि जी ये तो सिंध हुकूमत जी खाएगी, वफाकी हुकूमत कह रही है कि जी हम तो 1 रुपया नहीं दे सकते, तो आप कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना सकते। पूरे मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं है आपके ख्याल में कि जो ऑडिट ही कर सके कि भाई सिंध हुकूमत को इतने पैसे दिए लगे या नहीं लगे। ये कितनी रॉकेट साइंस है। उसामा साहब, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कराची में जो इलीगल बिल्डिंग्स बनी हैं, इलीगल जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, उनको गिराया जाए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, और कराची की सारी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें पीपल पार्टी भी शामिल है, उसमें पीटीआई भी शामिल है, उसमें एमकेएम भी शामिल है, वो सारे हाथ खड़ी करते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो बड़ी ज्यादती है। यही सईद गनी साहब, यही सईद वोटर्स रहते हैं वहां पर, वो कहते हैं कि जी हमने तो वोट सर वोटर नहीं। उसामा साहब, ये जो 25-25 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं वहां पर, वो जो इलीगल इमारतें बनी हुई हैं, सर वो गरीबों को बेच के निकल गए। अब सुन लें, अब वो उस वक्त वोटर आ गए। अब जब बारिश हुई, जब पानी खड़ा हो गया, तो जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये जितनी रास्ते में इलीगल बिल्डिंग बनी है इनको गिराया जाए ताकि पानी जो है तो मजबूरी है ना सर, अब तो पूरा शहर डूब गया। अब वोटर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है उस वक्त नहीं, अब ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, उसामा साहब भी नहीं ये गिराएंगे, ये कभी भी नहीं गिराएंगे, क्योंकि जिन लोगों को इलीगली ये जमीनें दी गई हैं, जिनको नवाजा गया हुआ है, जिन्होंने वहां पर करोड़ों रुपए के स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं, वो इनके अपने लोग हैं और पैसे दे के सारे इनके सारे स्पॉन्सर हैं। ये किस तरह से अब तहरीक इंसाफ से हैं जिनकी अपनी इलीगल कॉलोनी है। सिंध हाई कोर्ट का बयान और रिमार्क्स आपको याद होंगे, जब फरियाल तालपुर साहबा का केस था, एक केस के अंदर, तो उन्होंने कहा कि 90 अरब रुपया लाड़काना के लिए दिया गया, और उनका एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है, और 90 अरब लाड़काना तो क्या पूरे सिंध के अंदर नहीं लगा, 90 अरब रुपया उनका अगर सिर्फ लाड़काना छोड़ के पूरे सिंध में भी लगा दिया जाए ना, तो सिंध की हालत बेहतर हो सकती थी। मामला यह है कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस मुतअद्दिद दफा सिंध हुकूमत के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से, उनकी इनकम्पिटेंस के हवाले से वो बात कर चुके हैं बार बार, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, कि सिंध हुकूमत और उनके बहुत सारे केसेस, चूंकि वो वहां पे रहते हैं, उनके सामने रोज कहानियां आती हैं। यानी ऐसे ऐसे प्रोग्रामों के ऊपर, नालों की सफाई के ऊपर 80 करोड़ रुपए का खांचा लगा, और वो जो रोशन शेख साहब हैं, उन्होंने जनाब 2 कंपनियों को उन्होंने दे दिया। चन्ना साहब थे, सारी बातें ठीक है, उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को ठेका दिलवा लिया, वर्ल्ड बैंक को साथ बना लिया। उसके बाद एक ऐसा मामला है, मैं उसामा साहब सुन के मैं बात नहीं कर सकता, यानी कुत्ते मारने के लिए नहीं, कुत्तों को पकड़ने के लिए नहीं। और पंजाबी जी कहते ना कि एक अजीब जो फिक्रा है, वो फलाना की सारा दिन तो कुत्ते करता रहना है, मैं वो बीच में फिक्रा गजब कर गया हूं। यानी उस काम के ऊपर, यानी कुत्तों को वो करने के लिए 80 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया, कुत्तों को मारने के लिए नहीं, कुत्तों को पकड़ने के लिए नहीं, स्टरलाइज करने के लिए। अच्छा, यानी आप अंदाजा लगा लें कि उसके ऊपर 80 करोड़ रुपया खा लिया गया। वो 80 करोड़ रुपया का कोई जमा तफरीक नहीं है। इस तरह और बहुत सारे मनसूबे हैं वहां पे, अरबों। अब देखें ट्रांसपोर्ट पब्लिक की क्या हालत है वहां पे। कराची शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां पे बसों से आप देखें छतों के ऊपर लोग बैठे होते हैं, और बसें को 1900 मेरे ख्याल को 60 के मॉडल की चल रही होती है वहां पे, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कराची वाकई वीनस बन गया कि कश्तियां चल रही हैं, और पानी वहां पे पीने के लिए लोगों को नहीं मिलता। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हो कि जी हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है, आप अंदाजा लगाएं, और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई, यानी आप अंदाजा लगाएं। तो इसमें तो बाबर साहब विफाकी हुकूमत की भी भी चार्जशीट है कि उनके लोग पैसे लेकर के इलेक्ट्रिक के लिए मुंशी बने हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कितनी मीटिंग के इलेक्ट्रिक पर हो चुकी हैं। असद उमर साहब उसको देख रहे हैं, जो धरने दे दिए, वो एनर्जी मिनिस्टर है वो देख रहे हैं, क्या कर लिया सर। हुकूमतें धरने देती हैं, चेयरमैन नैब ने कहा कि अपने बस है हुकूमत किस चीज, उसामा साहब आपको नैब चलाने का, क्या आपने इंप्लीमेंट करना है, गवर्नेंस लानी है। नैब की प्रेस रिलीज भी आपको याद होगी अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कि चेयरमैन नैब साहब ने कहा कि 3 माह के अंदर जनाब हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 3 माह का मोहलत दी है और वो सारी इंक्वायरी करेंगे। उससे पहले मैं बता चुका हूं कि इतने इतने मोटे 3 फोल्डर नैब को मैंने दिए हुए हैं, के इलेक्ट्रिक की उसमें अरबों रुपए की वारदातें हैं, लेकिन नैब उसके ऊपर बैठा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ वो अभी दोबारा से नोटिस ले रहा है,
एक तरफ वो 3 फोल्डर पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, उसके बावजूद कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि के इलेक्ट्रिक जो है हुकूमत उसकी मुंशी बनी हुई है और नैब उसके लिए हरकारा बना हुआ है। नैब उसका यानी उसके लिए एक मुझे समझ नहीं आ रही कि नैब को के इलेक्ट्रिक के इतना बड़ा केस है। मैं खुद कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जनाब इतनी मोटी चेयरमैन साहब आपके पास जो फाइलें मैंने दी हैं, आप या तो मुझे कहें कि वो फाइलें मैंने नहीं दी, उन फाइलों के अंदर मैंने को अफसाने या किससे कहानियां लिखी थी, उनके अंदर अनेक्सर लगे हुए हैं, लेकिन उस केस के ऊपर अब तक एक्शन ना होना, मैं क्या नैब कंप्रोमाइज हो गया है? चले क्या नैब इन्फ्लुएंस हो गया है? ठीक, अब ये इमरान खान साहब के ऐलानात देख लेते हैं कि क्या हैं, लेकिन ऐलानात से ज़्यादा ज़रूरी है कि अमल क्या होता है। अब जुम्मे को ऐलान करेंगे, एक और पैकेज आ रहा है, असद उमर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब को भी ख्याल है कि उस पर भी लड़ाई पड़ जाएगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।